छात्रों, अपन कल वेतन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें का अध्ययन कर रहे थे। आज उसी को थोड़ा आगे जारी रखेंगे। वेतन शीर्षक की आय की गणना के संबंध में अपने को कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें से आप लोगों ने कल कुछ चीज़ें देखी, जैसे नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना चाहिए, वेतन में मजदूरी को भी शामिल किया, वेतन का स्वेच्छा से छोड़ना वेतन माना जाता है, करमुक्त वेतन अगर नियोक्ता देता है तो वो कर्मचारी के लिए कर योग्य होता है। नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से अगर कोई राशि प्राप्त होती है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल किया। कल यहाँ तक अपन ने काम किया था। इस चैप्टर में वेतन शीर्षक की आय में आप लोगों को ये खास रूप से ध्यान रखना है कि वेतन शीर्षक में वही आयें शामिल करेंगे जो कर्मचारी और नियोक्ता के संबंध की वजह से प्राप्त हुई हैं, और ऐसा संबंध नहीं है, अन्य किसी से प्राप्त हुई हैं, तो इस शीर्षक में शामिल नहीं करते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं कि वेतन के उपार्जित होने का स्थान, वेतन अक्रू कहाँ हुआ, उपार्जित अर्न कहाँ पर किया वेतन। सामान्य रूप से वेतन का उपार्जन वहाँ माना जाता है जहाँ पर कर्मचारी अपनी सेवाएं प्रदान करता है, चाहे उसके बाद में वो वेतन भारत के बाहर कहीं प्राप्त हो, लेकिन उपार्जन महत्वपूर्ण है। अगर भारत में उपार्जन हुआ है तो ऐसी स्थिति में सभी कर्मचारियों के लिए वो कर योग्य होता है, चाहे वो निवासी हो, अनिवासी हो या असाधारण निवासी हो। फिर उसके बाद में आता है अगला जो टर्म है वो है वेतन तथा पैसे की आय में भिन्नता। पैसे की आय का शीर्षक ही अलग है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और वेतन मिलता है नियोक्ता से, और पैसे की आय होती है एक पेशेवर व्यक्ति की स्किल, उसके कौशल की वजह से वो स्वतंत्र रूप से रह के बिना किसी का कर्मचारी होते हुए अपनी सेवाएं किसी को प्रदान करता है। जैसे एक ऑडिटर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। तो ये सारे लोग ऐसे हैं कि इनकी आय एक पैसे की आय होती है। इसमें डॉक्टर भी शामिल है, ये एक पैसे हैं। और पैसे में मुख्य रूप से इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोफेशन। और पैसे से आय कमाने के लिए ज़रूरी है कि उस पेशेवर व्यक्ति के पास में विशेष ज्ञान हो, विशेष कौशल हो। तो इस तरह से आप लोग वेतन और पैसे की आय में अंतर करेंगे। वेतन की आय यहाँ पर शामिल करेंगे, और अगर कोई पैसे की आय है तो वो अलग शीर्षक है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, उसमें शामिल करेंगे। अगली टर्म एक है न्यायालय के आदेश द्वारा रोका गया वेतन। अगर न्यायालय के आदेश से किसी कर्मचारी का वेतन नियोक्ता द्वारा रोक लिया जाता है, तब भी उसको ऐसे वेतन पर कर्मचारी को कर देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन को सम्मिलित करना। वेतन के लिए ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही नियोक्ता से वेतन मिले। नियोक्ता एक से अधिक भी हो सकते हैं। कोई कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ताओं के लिए भी कार्य कर सकता है। तो अगर एक से अधिक नियोक्ताओं से वेतन मिला है तो वो सारी राशियां शामिल होंगी वेतन शीर्षक की आय में, इनकम फ्रॉम सैलरी की आय में ही शामिल होंगी। नेक्स्ट, वेतन किसी भी अवधि के आधार पर हो सकता है।
गत वर्ष के दौरान वेतन किसी भी आधार पर मिल सकता है। जैसे वेतन सामान्य रूप से मासिक मिलता है, लेकिन अगर वो साप्ताहिक, पाक्षिक या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक मिलता है तो भी वो वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत ही कर योग्य होगा। निर्धारित सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य का पारिश्रमिक। कई बार कर्मचारी अपने नियोक्ता के लिए कुछ अन्य कार्य भी करता है। जैसे विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक होते हैं वो विश्वविद्यालय के लिए पेपर सेटिंग भी करते हैं, उत्तर पुस्तिकाएं भी जांचते हैं और उनकी वजह से उनको पारिश्रमिक भी मिलता है। तो वो पारिश्रमिक भी चूंकि वो नियोक्ता से मिल रहा है इसलिए वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत शामिल करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर विश्वविद्यालय के शिक्षक को पारिश्रमिक मिला है उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के संबंध में या परीक्षाओं में इन्विजिलेशन ड्यूटी करने की वजह से, तो वो वेतन शीर्षक में शामिल होता है। लेकिन अगर राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनको अगर ये पारिश्रमिक विश्वविद्यालय से मिलता है तो उनके लिए अदर सोर्सेज में कर योग्य होगा। तो इस अंतर को आप लोग ध्यान से देख लें कि अगर सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी कर्मचारी का नियोक्ता राज्य सरकार होती है, न कि विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के कर्मचारी अलग होते हैं, उनका स्टाफ अपना अलग होता है। तो राज्य सरकार के कर्मचारी को अगर विश्वविद्यालय कोई भुगतान करता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। नियोक्ता से अगर कोई ऋण प्राप्त हुआ है तो वो लोन वेतन में शामिल नहीं करते हैं। लोन लिया जा सकता है नियोक्ता से किसी कार्यवश, तो उसको वेतन में शामिल नहीं करेंगे। जबकि एडवांस सैलरी अगर नियोक्ता से प्राप्त हुई है तो वो वेतन में शामिल है। लोन तो कर्मचारी को चुकाना पड़ता है और वो नियोक्ता को वापस रीपे करेगा। नियोक्ता द्वारा की गई कटौतियाँ। नियोक्ता जब कर्मचारी को वेतन का भुगतान करता है तो उसमें कुछ राशियां वो काट लेता है और काटने के बाद में नेट राशि का भुगतान किया जाता है, शुद्ध राशि का भुगतान किया जाता है। जबकि उसके वेतन शीर्षक में सकल राशियां शामिल होंगी। जैसे कर्मचारी के वेतन में से नियोक्ता भविष्य निधि के संबंध में राशि काट लेता है। भविष्य निधि को कहते हैं इंग्लिश में प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के संबंध में अगर कोई राशि काट लेता है और काटने के बाद में बची हुई राशि का भुगतान कर्मचारी को करता है तो नियोक्ता ने जो राशि काटी है वो भी कर्मचारी के वेतन में शामिल की जाएगी, क्योंकि वो अल्टीमेटली राशि कर्मचारी की है और उसी को मिलनी है सेवा समाप्ति के बाद में। इसी तरह से कर्मचारी के जीवन बीमा पॉलिसी का कोई प्रीमियम है उसको चुकाने के लिए भी नियोक्ता वेतन में से राशि काट लेता है। तो इस तरह से जो काटी गई राशि है वो भी ये माना जाता है कि कर्मचारी को चुकाया गया है, तो उसकी सैलरी में ग्रॉस राशियां शामिल होती हैं। इसी तरह से अगर नियोक्ता ने कर्मचारी को कोई ऋण दे रखा है तो ऋण की वसूली के लिए अगर कोई राशि काटी है तो जो राशि काटी गई है वो कर्मचारी के वेतन में शामिल कर ली जाएगी। जबकि कर्मचारी को राशि मिली है, शुद्ध राशि मिली है, लेकिन वेतन शीर्षक की आय की गणना करने के लिए अपने को ग्रॉस राशियां या सकल राशियां चाहिए। सेवा समाप्त होने के बाद मिला हुआ भुगतान एवं पेंशन। कर्मचारी की जब सेवाएं समाप्त हो जाती है उसके बाद में उसको भुगतान मिलते हैं, तो वो भुगतान और पेंशन, उसको जीवन पर्यंत पेंशन भी मिल सकती है। वो राशियां उसके वेतन शीर्षक की आय में अपने को शामिल करनी है। सेवा समाप्त होने के बाद में पेंशन भी मिलती है और सेवा समाप्त होने के बाद में कुछ अन्य राशियां भी मिलती हैं, जैसे ग्रेच्युटी की राशि,
इनकेसमेंट ऑफ लीव की राशि। तो इस तरह से ये राशियाँ सेवा समाप्त होने के बाद मिलती हैं, लेकिन शामिल होती हैं वेतन शीर्षक में। फिर उसके बाद में अगली टर्म को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, वेतन के उपार्जित होने का समय। वेतन एक्रू कब हुआ? एक्रू होने के आधार पर या उपार्जित होने के आधार पर अपन कर्मचारी की आय में किसी आय को शामिल कर लेते हैं अगर वो एक्रू हो गई है, चाहे उसको प्राप्त नहीं हुई हो, उपार्जन के आधार पर अपन शामिल कर लेते हैं। इसलिए अपने को देखना पड़ेगा कि उपार्जित कब हुई, और उपार्जन या एक्रू अगर वो गत वर्ष में हुई है तो कर्मचारी की आय वेतन शीर्षक की आय में अपने को उसको शामिल करना है। गत वर्ष आप लोग जान गए हैं, अब गत वर्ष में आय होंगी और कर निर्धारण वर्ष में कर लगेगा। वेतन के उपार्जित होने का समय गत वर्ष के दौरान होता है। अगर गत वर्ष के दौरान वेतन उपार्जित हुआ है तो वो गत वर्ष की आय में शामिल कर लेते हैं। और गत वर्ष जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए गत वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में जो वेतन उपार्जित हुआ है वो कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में शामिल कर लिया जाएगा। ये 1 अप्रैल और 31 मार्च वाली बात हुई है गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि गैर सरकारी कर्मचारियों का वेतन महीने की अंतिम तारीख को ड्यू हो जाता है या उपार्जित हुआ मान लिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों की स्थिति थोड़ी सी अलग है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो सरकारी कर्मचारी है या अर्ध सरकारी कर्मचारी है तो उनका वेतन 1 माह काम करने के बाद में अगला माह जब शुरू होगा तो अगले माह की पहली तारीख को उपार्जित माना जाता है। इसलिए सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो गत वर्ष है वो होगा मार्च टू फरवरी। मार्च का मतलब 1 मार्च से शुरू हो जाएगा और 28 या 29 फरवरी जो भी स्थिति हो वहाँ जाके ख़त्म होगा। तो 2 तरह के गत वर्ष हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए गत वर्ष हुआ 1 अप्रैल से शुरू हो गए 31 मार्च, और सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए गत वर्ष हुआ 1 मार्च से शुरू होके 28 या 29 फरवरी। ये आपको अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद में अब अपन को देखना है कि वेतन में क्या क्या शामिल होता है। तो वैसे तो अपन ने देख लिया था कि वेतन में क्या क्या शामिल करते हैं, फिर भी एक बार पुनः देख लेते हैं कि वेतन में ये चीज़ें हैं। वेतन तो है ही, वेतन के अलावा अगर लिखा हुआ मजदूरी मिली है तो वो भी वेतन है। और कर्मचारी को कोई वार्षिकी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एन्युटी, या कोई पेंशन मिलती है या पेंशन मिली है तो वो भी वेतन में शामिल है। इसी तरह से अगर कोई ग्रेच्युटी मिली है, ग्रेच्युटी सामान्य रूप से कर्मचारी को अवकाश ग्रहण करने पर मिलती है। ग्रेच्युटी GRATUITY ग्रेच्युटी, और इसको उपदान भी कह सकते हैं, लेकिन ये रिटायरमेंट के बाद में मिलती है कर्मचारी को। तो अगर ग्रेच्युटी मिली है तो वो भी वेतन में शामिल मानी जाती है। फिर इसी तरह से कोई कर्मचारी को किसी भी तरह की फ़ीस, कमीशन या अनुलाभ, लाभ तो आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन ये शब्द है अनुलाभ। अनुलाभ का मतलब परक्यूजिट या सुविधाएं। अनुलाभ एवं वेतन या मजदूरी के स्थान पर या उसके अतिरिक्त अन्य कोई लाभ मिलता है तो उसको भी अपने वेतन में शामिल करते हैं। तो वेतन में शामिल कर लिया अपने फ़ीस, कमीशन, परक्यूजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इन ल्यू ऑफ का मतलब के बदले, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट के बदले में कोई लाभ। इन ल्यू, LIEU, इन ल्यू ऑफ सैलरी। और इन एडिशन टू एनी सैलरी, या सैलरी के अतिरिक्त कोई लाभ मिलता है तो वो भी वेतन में शामिल करेंगे। फिर एनी एडवांस ऑफ सैलरी,
अगर कोई सैलरी एडवांस में मिली है तो भी वेतन में शामिल करेंगे। और कर्मचारी ने नौकरी में रहते हुए अगर अवकाश का उपभोग या छुट्टियों का उपभोग नहीं किया है और अब उसको उसके बदले में अगर कोई भुगतान प्राप्त हो रहा है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एनकेसमेंट ऑफ लीव, एनकेसमेंट ऑफ लीव, छुट्टियों के बदले में अगर वेतन मिल रहा है तो वो भी वेतन में शामिल किया जाता है। इसी तरह से कर्मचारी के प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अगर नियोक्ता 12% से अधिक कंट्रीब्यूट करता है या योगदान देता है 12% से अधिक, तो अधिक वाली राशि उसके वेतन शीर्षक में शामिल करेंगे। और इसी तरह से प्रोविडेंट फंड में जो राशि जमा होती है उसके ऊपर ब्याज अगर 9.5% से अधिक है तो 9.5 से अधिक जो भी है वो शामिल हो जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी हेड में शामिल हो जाएगा। इस तरह से अपन ने वेतन में शामिल होने वाली ये कुछ चीज़ें देखी हैं। अगले टर्न पर अपन देखेंगे कि अब वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कैसे करें। थैंक यू।